हेलो गाइज, पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन तथा सार्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरोज कुमार सेहता और इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज में हम अभी अरस्तू के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अरस्तू का जीवन परिचय तथा अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने देखा था। इस वीडियो में हम अरस्तू का न्याय सिद्धांत तथा अरस्तू का दास प्रथा का सिद्धांत हम देखेंगे। इससे पहले कि हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत को देखना प्रारंभ करें, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम अरस्तू का न्याय सिद्धांत देखते हैं। अरस्तू अपने न्याय सिद्धांत में सबसे पहले न्याय का अर्थ बताते हैं। उनके अनुसार न्याय क्या है, तो न्याय सद्गुणों का व्यवहारिक रूप है। जब सद्गुण कार्य रूप में परिणत होता है तो वह न्याय का रूप ले लेता है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि जैसे कि विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना ही न्याय है। तो इस प्रकार उन्होंने न्याय को सद्गुण से यानी कि अच्छे गुणों से जोड़ा है। अब अरस्तू जो है न्याय के दो प्रकार बताते हैं। पहला तो है पूर्ण न्याय और दूसरा है विशिष्ट न्याय। पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस और विशिष्ट न्याय यानी कि पार्टिकुलर जस्टिस। अब हम देखते हैं पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय के बारे में अरस्तू का कहना है कि ये जो पूर्ण न्याय है वो सभी सद्गुणों का योग है। यह जो न्याय है वह नैतिक समुदाय के सदस्यों का गुण है। नैतिक समुदाय में क्या होता है कि कानून और नैतिकता और सद्गुण और न्याय में कोई अंतर नहीं होता। यानी जैसे कानून का पालन कर लोग नैतिकता का पालन करता है, और नैतिकता का पालन करने का मतलब है कि कानून का पालन करना। उसी तरह जैसे कि सद्गुणी होना और उस सद्गुण के अनुसार व्यवहार करना न्याय ही कहलाता है। तो इस प्रकार जो अरस्तू का जो पूर्ण न्याय है उसके अनुसार जो सद्गुण का होना ही न्याय कहलाता है। यहाँ पर नैतिक समुदाय कानून का पालन कर अपना नैतिक दायित्व निभाता है और सद्गुणी होकर न्यायी भी होता है। तो इस प्रकार अरस्तू का जो पूर्ण न्याय है वो नैतिकता से संबंधित है। अब हम देखते हैं विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय के बारे में अरस्तू का कहना है कि विशिष्ट न्याय के अंतर्गत एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर विशिष्ट न्याय के भी अरस्तू दो प्रकार बताते हैं। पहला है शोधक न्याय यानी कि करेक्टिव जस्टिस, और दूसरा है वितरक न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डीएसएसबी में भी और नेट में भी और पीसीएस में भी कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में किसने सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले अरस्तू ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में सिद्धांत दिया था। अब हम इनका दोनों न्याय का अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले हम शोधक न्याय का देखते हैं। तो देखिए, वर्तमान में हम लोग के यहाँ क्या चलता है, फौजदारी और दीवानी कानून। तो ये जो शोधक न्याय है ये उसी से संबंधित है, फौजदारी और दीवानी से। यहाँ पर देखिए, शोधक न्याय का संबंध जो है लोगों के परस्पर लेन देन को नियमित करने और अपराधों का दंड निर्धारित करने से है। परस्पर लेन देन जो है ये आपके सिविल न्याय में आ गया, और अपराध जो है ये आपके क्रिमिनल न्याय में आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अरस्तू का शोधक न्याय है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों न्याय से जुड़ा हुआ है। यह जो शोधक न्याय है यह न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आता है। इसमें होता है कि देखिएगा कि व्यक्ति जो है अपने दैनिक जीवन में स्वेच्छा से कई प्रकार के लेन देन करता है और साथ में कई समझौते भी करता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि लेन देन तथा समझौता के जो शर्त है उसका उल्लंघन किया जाता है। साथ ही आप देखेंगे कि चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या इत्यादि आपराधिक घटनाएं भी होती हैं। तो इस शोधक न्याय का उद्देश्य जो है इन्हीं जो घटनाएं हैं उनको रोकना है। तो इस प्रकार शोधक न्याय, जैसे कि इसका अंग्रेजी जो है वह करेक्टिव जस्टिस, यानी कि जो स्थिति बिगड़ गई है उस स्थिति को पुनः सुधारना ही शोधक न्याय है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि उत्पीड़ित नागरिकों के कष्ट को दूर किया जाता है शोधक न्याय के माध्यम से, और कष्ट देने वाले को समुचित दंड दिया जाता है। और अरस्तू कहते हैं कि शोधक न्याय के क्षेत्र में अंकगणितीय अनुपात का प्रयोग
उपयुक्त होगा। किसी भी व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको समान मानते हुए केवल व्यक्ति के कृत्य पर विचार किया जाएगा। यानी कि व्यक्ति ने यदि चाहे उसका सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे वो उसकी योग्यता कुछ भी हो, लेकिन यदि उसने कोई अपराध किया है तो उसको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ सबको समान मानते हुए यहाँ कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देखते हैं, यानी कि वितरक न्याय। वितरक न्याय का संबंध किससे है? देखिए, वितरक न्याय का संबंध सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपदा आदि के वितरण से है। यह जो है विधायक के विचार क्षेत्र में आता है। इसमें देखिएगा कि इस न्याय का सार जो है वो यह है कि प्रत्येक नागरिक जो है राज्य को कुछ न कुछ देता है या राज्य के प्रति कुछ न कुछ सेवा करता है। तो जब वह राज्य के प्रति कुछ सेवा करता है, राज्य को कुछ देता है, तो राज्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह उस व्यक्ति को कुछ दे। तो राज्य के पास क्या है? राज्य के पास पद है, पुरस्कार है, सम्मान है, तो ये सब देगा। तो यहाँ पर यह माना जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में कि जो नागरिक जिस अनुपात में कुछ राज्य को देता है या सेवा करता है, उसको उसी अनुपात में पद, पुरस्कार और सम्मान मिलना चाहिए। इसमें देखिएगा कि रेखागणितीय अनुपात का प्रयोग होता है। रेखागणितीय अनुपात का प्रयोग कहने का मतलब ये है कि यदि सबने समान रूप से राज्य की सेवा की है तो सबको समान रूप से पद, पुरस्कार और सम्मान मिलेगा। परंतु यदि किसी ने कम और किसी ने ज़्यादा सेवा की है तो उसकी सेवा के अनुपात में कम सेवा करने वाले को कम तथा अधिक सेवा करने वाले को अधिक पद, पुरस्कार और सम्मान मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वितरक न्याय का जो आधार है वो आनुपातिक समानता है। यह इसके अनुसार समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए, यानी कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, यानी कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव कहने का मतलब यह है कि जो एक लेवल में आते हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। समाज में कई सारे स्तर बने हुए हैं, तो प्रत्येक स्तर में अलग अलग स्तर के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अनुपातिक समानता किसने दिया है न्याय के क्षेत्र में, या ऐसे, या फिर समान लोगों के साथ समान बर्ताव की बात किसने कही है। तो ये अरस्तू के न्याय सिद्धांत में कहा जाता है। जब वितरक न्याय देखते हैं तो उसमें आता है कि अनुपातिक समानता के आधार पर यहाँ पर पद, प्रतिष्ठा और पुरस्कार और सम्मान का वितरण किया जाता है। इसमें समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाता है। तो इस प्रकार हमने अरस्तू का न्याय सिद्धांत देख लिया। अब हम अरस्तू का दास प्रथा देखते हैं। अरस्तू ने दास प्रथा का भी समर्थन किया है एक स्तर पर, और एक स्तर पर उन्होंने दास प्रथा की आलोचना भी की है। तो आइए हम देखते हैं कि किसका समर्थन किया है और किसकी आलोचना की है। तो सबसे पहले दास प्रथा में देखते हैं कि अरस्तू जो है दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग मानता है। अरस्तू के अनुसार परिवार का एक आवश्यक अंग संपत्ति है और इस संपत्ति का एक आवश्यक उपकरण दास है, यानी कि इस संपत्ति को अर्जित करने का एक उपकरण के रूप में दास को अरस्तू स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं संपत्ति उपार्जन के दो उपकरण हैं, एक निर्जीव उपकरण है और एक सजीव उपकरण है। दास को यहाँ सजीव उपकरण माना गया है। दास से अरस्तू का जो तात्पर्य है खेत या कारखाना में काम करने वाले मजदूरों से नहीं, बल्कि परिवार में घरेलू कार्य करने वाले सेवक से, यानी कि अरस्तू उसी को दास मानते हैं जो परिवार में घरेलू कार्य करते हैं। अब यहाँ अरस्तू दास की परिभाषा देते हैं। देखिएगा कि जो व्यक्ति प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है, दूसरों का है, फिर भी मनुष्य है, वही स्वभावतः दास है। अब इसमें इस परिभाषा के अनुसार क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं उनका स्वभाव इस तरह का होता है कि वो दास लायक ही हैं, न उनमें विवेक होता है, ना वो कुछ सोच सकते हैं, वो दूसरे के निर्देशानुसार ही कार्य कर सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति ही दास होते हैं। दूसरी परिभाषा जो अरस्तू का है दास का, वो यह है कि वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरों के अधीन रहता है, वह दास है। तीसरी परिभाषा जो दास का अरस्तू ने दिया है वो है कि संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। तो इस प्रकार दास की तीन तरह की परिभाषा अरस्तू ने बताया है। उसके बाद उन्होंने दास के दो प्रकार भी बताए हैं, एक तो है प्राकृतिक दास और एक है कानूनी दास। तो प्राकृतिक दास का जो है अरस्तू समर्थन करते हैं। अरस्तू के अनुसार जो कुछ लोग जो होते हैं वो प्रकृति से ही दास होते हैं, इसलिए दासता जो है प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था है।
प्रकृति जो है वो प्राकृतिक दास के समर्थन में अरस्तु 3 तर्क देते हैं। आप देखिएगा इधर कि पहला तर्क है उनका कि प्रकृति में सर्वत्र असमानता है। देखेंगे कि स्त्री पुरुष, विवेक तृष्णा, जानवर और मनुष्य, इसमें वो कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से ये सभी असमान है। इसी प्रकार जो मनुष्य हैं, मनुष्य में भी कुछ मनुष्य जो हैं वो आज्ञा पालन के लिए ही जन्म लेते हैं और कुछ मनुष्य आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं। यानी कि कुछ मनुष्य शासन करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ मनुष्य शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि चूंकि यह प्रकृति में ही सर्वत्र असमानता है, तो यहाँ पर जो मनुष्य आज्ञा देने का स्वभाव है जिनका, तो वो स्वामी होंगे, और जिनको आज्ञा पालन करने का स्वभाव है वो दास होंगे। तो इस प्रकार ये जो है दासता को, प्राकृतिक दासता को इस आधार पर समर्थन करते हैं। दूसरा जो वो तर्क देते हैं कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर स्वभाव तो शासन करता है। वो कहते हैं कि प्रकृति में आप जहाँ भी देखिए वहाँ पर जो उत्कृष्ट है वो निकृष्ट पर शासन करता है। जैसे मनुष्य जानवर पर शासन करता है, जो विवेक होता है वो तृष्णा पर शासन करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि स्वामी जो है उत्कृष्ट होता है और दास निकृष्ट होता है, इसलिए स्वामी का दास पर शासन होना प्राकृतिक है। तीसरा जो वो तर्क देते हैं कि अपने स्वभाव के अनुकूल सबका अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कि वो मानते हैं कि स्वामी का स्वभाव कैसा है, विवेकपूर्ण है, न्यायपूर्ण कार्य करने वाला है, तो इसलिए उसका काम विवेक का है। दूसरा जो इसका जो स्वभाव मानते हैं दास का अरस्तु, तो वो कहते हैं दास जो है विवेक शून्य होता है, उसमें तृष्णा अधिक होती है और वो आज्ञा देना नहीं बल्कि आज्ञा का पालन करना जानता है, तो इसलिए उसके स्वभाव के अनुकूल ही उसका कार्य होना चाहिए। तो इस आधार पर भी अरस्तु जो है प्राकृतिक दास का समर्थन करते हैं। वो यह भी बताते हैं कि जो प्राकृतिक दासता है वो स्वामी और दास दोनों के लिए आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? वो कहते हैं कि स्वामी को जब तक अवकाश नहीं मिलेगा तब तक वो अपना नैतिक गुण का और जो उसके अच्छे अच्छे गुण है उसका विकास नहीं कर पाएगा। और वो अवकाश उनको किस कारण से मिलता है? दास के कारण से। क्योंकि दास जो होते हैं वो उनका सारा घरेलू कार्य और उसके आर्थिक जो जितने भी क्रियाकलाप है उसको संपन्न करते हैं। तो स्वामी को इन सब कार्यों में अपना समय व्यतीत नहीं करना होता है, इससे उनको इन कार्यों से स्वामी को अवकाश मिलता है और उस अवकाश का उपयोग स्वामी जो है अध्ययन अध्यापन में और सामाजिक कार्यकलाप में, राजनीतिक कार्यकलाप में हिस्सा लेकर के वो समय बिताते हैं, जिससे कि उनका बौद्धिक और नैतिक विकास होता है। उसी प्रकार ये दास के लिए भी कहते हैं कि दास चूँकि विवेक शून्य होता है, उनमें विवेक नहीं होता है, तो यदि वो स्वामी जो विवेक संपन्न व्यक्ति हैं उसके अधीन यदि दास रहता है तो उससे उनका चरित्र का विकास होगा। दूसरा वो कहते हैं कि दास जो है स्वामी का अधीन रहकर सुरक्षित भी रहता है। क्यों? क्योंकि दास में विवेक नहीं है तो वो कई सारे ऐसे कार्य कर देता है जिससे कि उसका स्वयं का नुकसान हो जाता है। तो वहाँ पर यदि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है और स्वामी चूँकि विवेकपूर्ण है तो वो अच्छा ही आदेश देगा उसको और वो अच्छा ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार ये जो है प्राकृतिक दासता को अरस्तु स्वामी और दास दोनों के लिए आवश्यक एवं लाभदायक मानते हैं। अब दूसरा जो दास का प्रकार था वो था कानूनी दास। कानूनी दास अरस्तु किसको कहते हैं? कि अरस्तु कहते हैं कि जैसे कि युद्ध होता है तो युद्ध में जो पराजित होते हैं तो उन पराजित लोगों को जो विजय होते हैं, जो जिन्हें विजय प्राप्त होती है, वो विजय प्राप्त लोग क्या करते हैं, जो युद्ध में पराजित लोग होते हैं उनको वो दास बना लेते हैं। तो इस प्रकार के दासता को कानूनी दास कहा जाता है। और अरस्तु के समय में इस प्रकार के दास के बारे में 2 मत प्रचलित थे। एक मत तो यह था कि जो इसका विरोध करते थे कानूनी दासता का, वो कहते थे कि भाई कानूनी दास का मतलब है कि न्याय जो है शक्तिशालियों का हित है और जो अधिक शक्तिशाली है, चाहे वो क्रूर हो, बर्बर हो, वह युद्ध में पराजित सभ्य लोगों को या गुणी भद्र लोगों को दास बना सकता है। तो इस आधार पर वो जो कानूनी दास है उसका विरोध करता है। वहीं एक समर्थक का भी ग्रुप है यूनान में जो कि इसका समर्थन करता है कानूनी दास का। उसके अनुसार जो विजयी लोग होते हैं, जो लोग विजयी होते हैं, वो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं होते हैं बल्कि अधिक सद्गुणी भी होते हैं। इसलिए जो विजयी लोग हैं वो पराजित लोगों को दास बना सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब अरस्तु को देखेंगे कि अरस्तु इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाते हैं। वो कहीं पर कानूनी दास का आलोचना भी करते हैं और कुछ जगह पर वो समर्थन भी करते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि युद्ध जो जीतता है वो शक्तिशाली है, ये तो एकदम
सही बात है कि जो युद्ध जीतता है वो शक्तिशाली होता है, लेकिन वह अधिक विवेकी या गुणी भी हो यह आवश्यक नहीं है। यदि वह अधिक विवेकी या गुणी नहीं है तो वो युद्ध में पराजित लोगों को दास नहीं बना सकता है। दूसरा वो बताते हैं कि हो सकता है कि युद्ध का कारण ही अन्यायपूर्ण व गैर कानूनी हो, तो ऐसी स्थिति में आप युद्ध में पराजित लोगों को दास नहीं बना सकते हैं। तीसरा जो वो तर्क देते हैं, कहते हैं कि यूनानी लोग को कभी भी कानूनी दास नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यूनानी लोग जो है सदैव और सर्वत्र स्वतंत्र होते हैं। ये जो है अरस्तु का कथन है कि यूनानी लोग जो है हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए उनको कभी भी कानूनी दास नहीं बनाया जा सकता है। इस तीन स्थिति को छोड़ करके अन्य स्थिति में कानूनी दास का अरस्तु जो है वो समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में अरस्तु का न्याय सिद्धांत तथा अरस्तु के दास प्रथा सिद्धांत को देखा। अब हम अगले वीडियो में अरस्तु के अन्य सिद्धांत को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।